तो हम लोगों ने कल देखा था एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसे काम कर रहा था, क्या सारी चीज़ें आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करी थी। आज हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब कौन सा सेक्टर होता है? दीदी, इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर होता है क्या? कौन सा सेक्टर होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है किसमें बेटा? फिनिश गुड्स में, बराबर है। अब अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एग्रीकल्चरल सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से अलग है? एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कहाँ किया जाएगा? फील्ड्स में, फार्म्स में, ये सारी जगह पर काम किया जाएगा। बट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है? फैक्ट्रीज में। अच्छा, फैक्ट्रीज में जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मैं साल भर मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ? तो मेरे पास में मोर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट रहेगी या नहीं रहेगी एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर? तो अगर हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो हमारे यहाँ पे कोई भी इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप लोग देखोगे चाइना में हर तरीके का माल बन जाता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। चाइना हमसे बड़ी भी इकोनॉमी है, क्यों? क्योंकि वहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है? बहुत बड़ा है। वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो है, हमारे यहाँ पे जो चीज़ आती है वो चाइना में 5-10 साल पहले आ चुके रहते। यस नो? तो अगर हमें कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करना है या कोई भी इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी को देखना है तो उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा बना हुआ है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हुआ था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ में। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया था। हमारे यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज थी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो खत्म करने के बाद में अभी जो है हमारे पास में क्या सिचुएशन थी, 1947 के बाद में हम लोगों ने एक 1948 में आईपीआर लेके आया। 1948 में क्या लेके आया? आईपीआर। व्हाट डू यू मीन बाय आईपीआर? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेके आया 1948 में। अब ये 1948 में लेके तो आया, बट क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस होने के कारण आईपीआर सही तरीके से काम नहीं कर पाया। मतलब जो भी पॉलिसीज़ हमने लेके आई थी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, वो उतनी अच्छी तरीके से चल नहीं पाई, तो हमें उसको रोकना पड़ा। बोला काम धंधा यहाँ पर थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, वापस से थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हमने जब प्लानिंग करी तो एक प्लानिंग कमीशन बनाया था, याद है आप लोगों को? कब आया था प्लानिंग कमीशन? 1950। हमारा फर्स्ट ईयर प्लान कब आया था? 1951 में, 1 अप्रैल 1951 में। बट हम ये चला कब तक? 1956। तो 1951 से 56 में हम लोगों ने फोकस किया एग्रीकल्चर के ऊपर। देन हम लोगों ने एक सेकेंड आईपीआर लेके आया, वो आईपीआर लेके आया था 1956 में। तो पहला आईपीआर आया था 1948 में, बट तब क्या हुआ? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें कर पाए क्या? नहीं, वो सारी चीज़ें क्या हो गई? फेल। अब हम लोगों ने सेकेंड 5 ईयर प्लान, कब शुरू हुआ था सेकेंड 5 ईयर प्लान? 1956 में। तब हम लोगों ने एक आईपीआर लेके आया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान में मेन जो फोकस था वो था इंडस्ट्रीज को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एज वेल एज और क्या क्या चीज़ें हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अभी देखते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में क्या लिखा हुआ है, रीड करो। इंडस्ट्रियल सेक्टर, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी, मेरे साथ साथ में पढ़ते चलो, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर रहेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहले क्या प्रोवाइड करेगा? मोस्ट स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, साल भर एम्प्लॉयमेंट रहेगी हमारे पास में। सेकंड चीज क्या करेगा? प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या हो गया कि नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए टूल्स आएंगे, नए नए प्रोडक्ट्स बनेंगे। यस नो? ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीजेस द नेशनल इनकम, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर से भी कमाई हो रही है और इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी कमाई हो रही है, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जिसके कारण नेशनल इनकम बढ़ते चली जाएगी। तीसरा, नेक्स्ट इज बूस्ट द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी। अभी जैसे चाइना बढ़ते चले जाएगी, वैसे इंडिया भी क्या होते चले जाएगा? बढ़ते चले जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। और लास्ट वाला हेल्प्स टू मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर। अब भैया पहले मैं बुलक कार्ट हाथ से हल चला के मैं खेत जोतता था, अब क्या करूँगा? मैं ट्रैक्टर्स लेके आऊँगा, हार्वेस्टर्स लेके आऊँगा। इसके थ्रू काम जल्दी जल्दी होगा या नहीं होगा? आउटपुट जल्दी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये सारी चीज़ों के लिए मेरा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होना बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो अब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे 2 टाइप की इंडस्ट्री थी। सबसे पहली कौन सी इंडस्ट्री बेटा? कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्रीज। मेनली 2 ही जगह पर थी, एक थी कहाँ पर हमारे यहाँ पे? जमशेदपुर में, और दूसरा कहाँ पर थी बेटा? कोलकाता। ठीक है, अब जब इंडस्ट्रियल सेक्टर आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर डेवलपमेंट की बात आई, तो किसने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? पब्लिक सेक्टर ने।
अब उसका रीज़न क्या था, क्या सारी चीज़ें थी और क्या प्रॉब्लम्स थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीड करो इसको। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन नॉट बी लेफ्ट ओवर सोनली इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि अगर हम ऐसा कर देते थे तो प्राइवेट सेक्टर में कितने ही प्लेयर्स थे उस समय पे, मतलब बिजनेसमैन जो थे वो बहुत कम अमाउंट ऑफ बिजनेसमैन थे, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो मेनली जो फ्रंट मतलब फोर फ्रंट पे जिसको काम करना है वो कौन सी इंडस्ट्री काम करेगी बेटा, कौन सा सेक्टर काम करेगा, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉब्लम थी। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर जो था वो बहुत छोटा प्राइवेट सेक्टर था। अभी आप देखते हो बहुत ज़्यादा कंपनीज हमारे इकोनॉमी में आ चुकी है, प्राइवेट वाली कंपनीज बहुत ज़्यादा आ चुकी है, लेकिन उस समय पे प्राइवेट कंपनीज थी क्या, उस तरीके का माहौल था क्या उस समय पे, नहीं। अभी हम लोग तुरंत में क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। तो इंडिपेंडेंट होने के बाद में हमारे पास में जो प्राइवेट सेक्टर था वो बहुत कम था, एज वेल एज उनके पास में कैपिटल भी कैसा था, बहुत कम। एक बार रीड करेंगे इसको, क्या दिया हुआ है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव द capital to undertake investment in industrial ventures required for the development of Indian economy. Tata and Birla were the private entrepreneurs at that time. तो ये दो ही तरीके के हमारे मेनली बड़े जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे वो यही थे। दूसरा क्या था बेटा, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब जो प्राइवेट सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिव भी नहीं लेना चाहता था। क्यों, क्योंकि मार्केट ही इतना ग्रो नहीं था। हम लोग अभी अगर हम लोग देखेंगे हर कोई स्टार्टअप करने के ऊपर फोकस कर रहा है, हर कोई बिजनेस ग्रो करने के ऊपर फोकस कर रहा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि अभी बाकी भी इकोनॉमीज बोल लो या हमारे इंडिया में बोल लो, हम लोग बोलते हैं ना इंडिया का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है करके। यहाँ पर मेनली कंजम्पशन करने वाले लोग कौन है, आप लोग जितने, हम लोग जितने 16 साल से लेके 40 साल 45 साल तक जो हमारा क्राउड है वो कैसा, डेमोग्राफिक कैसा है, यंग डेमोग्राफिक कैसा बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मार्केट कैसा है, बहुत बड़ा है। बट उस समय पे मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा था क्या, नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर आके लोग बिजनेसेस ओपन करने की कोशिश नहीं करते थे उस समय पे। रीड करो एक बार क्या लिखा हुआ है, इंडियन मार्केट was not big enough to encourage private industries। दिख रहा है यहाँ पर, Indian market was not big enough to encourage private industries to undertake major projects even if they had capital to do so। low level of demand for the industrial goods was one of the main reasons कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिव नहीं ले रहा था यहाँ पर। ठीक है, थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोशल वेलफेयर मतलब क्या होता है, अगर हम लोग सारी की सारी ताकत अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को दे देंगे तो क्या होगा, वो लोग सिर्फ प्रॉफिट, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, किसके ऊपर काम किया जाएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के ऊपर, लोगों का ध्यान दिया जाएगा क्या। अच्छा, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारी इकोनॉमी वैसे ही बहुत ख़राब थी, हमारे पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो अगर मुझे इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू डेवलपमेंट लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिली ये भी चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेनली जो फोर फ्रंट पे काम करेगा वो कौन सी सेक्टर काम करेगा बेटा, पब्लिक सेक्टर काम करेगा। दैट इज वन ऑफ द रीजन, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल वेलफेयर। एक बार रीड करेंगे, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, रीड करो एक बार। किया, रीड किया, ठीक है। तीन मेन प्रॉब्लम थी, कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम्स थी, पहली थी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर, लोगों के पास में प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा था क्या बेटा, नहीं था। दूसरा लैक ऑफ इंसेंटिव, क्योंकि मार्केट कैसा था, बहुत छोटा मार्केट था, तो इंसेंटिव नहीं था बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह बनाने के लिए मार्केट नहीं था। और तीसरा बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर अचीव करना था, इसके लिए पब्लिक सेक्टर ने मेन रोल प्ले किया है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, अगर हम देखेंगे क्या आया बेटा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इसके पहले कब आया था, 1940, तुरंत इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद। लेकिन तब चल पाया क्या, नहीं। क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस क्या होते चले जा रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो डेवलप नहीं हो पाता था, ठीक है। चलो, तो अब क्या हुआ, जब IPR 1956 आया तो गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए। वो डिसीजंस क्या थे उसके बारे में बात करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखो, रीड करो इसको, क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू IPR 1956 इंडस्ट्रीज वर रिक्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। तो इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है।
कितने कैटेगरीज में बांटा बेटा? 3 कैटेगरीज में बांटा। कौन कौन सी कैटेगरीज थी? शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। तो 3 कैटेगरीज में बांट दिया। अब समझते कि शेड्यूल ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा और सी में क्या आएगा। शेड्यूल ए जो पहली कैटेगरी थी वो कैटेगरी थी भैया एकदम प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज वाली कैटेगरी। इसको सिर्फ और सिर्फ काम जो करेगा वो कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर इसमें घुस भी नहीं सकता। क्या बोला मैंने? शेड्यूल ए में कौन सी कंपनीज थी, कौन सी इंडस्ट्रीज थी? टॉप प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, जिसमें कौन घुस सकता है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर घुस सकता है क्या? इसमें शेड्यूल ए में इन टोटल 17 इंडस्ट्रीज आई थी। कितनी इंडस्ट्रीज आई थी बेटा? 17 इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी थी? आर्म्स एंड एमिनेशंस, एटॉमिक एनर्जी, हेवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज थी, ये टॉप प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज थी। ये सिर्फ और सिर्फ कौन चलाएगा? पब्लिक सेक्टर। पक्का? ठीक है। अब शेड्यूल बी की तरफ चले जाते हैं। शेड्यूल बी में जो था, इसमें क्या था? स्टेट जो था या जो पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट थी वो इनिशिएटिव लेगी, लेकिन साथ साथ में काम कौन करेगा? प्राइवेट वाला भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर स्टेट एंड प्राइवेट दोनों मिलके कैसे काम करते थे? मतलब मिलके काम किया जाता था। इसमें इन टोटल कितनी कंपनीज थी बेटा? कितनी इंडस्ट्रीज थी? 12 इंडस्ट्रीज। बराबर है। इसमें गवर्नमेंट भी काम करेगी एज वेल एज कौन काम करेगा? प्राइवेट सेक्टर भी मिलके काम कर सकता है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थे बेटा इसमें? एल्यूमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ पर आ जाएगी तुम्हारी? शेड्यूल बी में। ठीक है। तो शेड्यूल ए में कितनी कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी? 17। मेनली कौन काम करेगा यहाँ पर? गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर घुस भी सकता है क्या? नहीं। दूसरा शेड्यूल बी, कितनी इंडस्ट्रीज? 12 इंडस्ट्रीज। इसमें कौन काम कर सकता है? गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर। और तीसरी जो शेड्यूल सी वाली थी, इसमें जितनी भी बची बुची इंडस्ट्रीज आ गई है, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी बची हुई है, वो सारी इंडस्ट्रीज इसमें आ जाएगी। और इसमें कौन काम करेगा? मेनली प्राइवेट सेक्टर। इसमें मेनली कौन काम करेगा बेटा? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। तो शेड्यूल सी को रीड करो एक बार, क्या लिखा हुआ है आपके बुक में भी दिया हुआ है, रीड करो एक बार शेड्यूल सी। क्या रीड किया? समझा? तो 3 जो आईपीआर आया था उसमें क्या किया गया था? गवर्नमेंट ने बोली थी इंडस्ट्रीज को रिक्लासीफाई कर दिया। किस में रिक्लासीफाई कर दिया? 3 इसमें। कौन कौन से 3? शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। ए में कितनी कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी? 17। मेनली कौन काम करेगा? पब्लिक सेक्टर। दूसरा कौन सा था? कितनी इंडस्ट्रीज? 12। कौन काम करेगा? पब्लिक एंड प्राइवेट। और तीसरा वाला बेटा शेड्यूल सी, इसमें कौन काम करेगा? ओनली एंड ओनली प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। जो भी रिमेनिंग इंडस्ट्री वो इसमें आ जाती थी। ठीक है। अब देखो इसके आगे ना गवर्नमेंट ने बोला था भैया कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग करना। लाइसेंसिंग मतलब क्या होता है? टेरिफाई, वेरीफाई, वेरीफाई नहीं मैं बोला टेरिफाई। हाँ, तो आप लोगों ने देखा पेट्रोल में कभी भी पेट्रोल पंप अपने आप चालू कर सकते हो? ऐसे खुद जाके क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस ले। अच्छा, दवाई ऐसे बेच सकता हूँ क्या मैं? नहीं, लाइसेंस लेना पड़ता है। यस, नो? अच्छा, मैं फटाके भी अगर बात करूँ तो फटाके का भी क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपको कहीं पे वाइन शॉप ओपन करनी है, बार ओपन करना है, उसका भी क्या लगता है बेटा? लाइसेंस लगता है। तो ऐसे लाइसेंसिंग होती है। तो वैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग करके होता था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मतलब क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू कि भैया आप ये पर्टिकुलर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग देखो क्या लिखा हुआ है? रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। जब तक ये आपके पास में लाइसेंस नहीं है तब तक आप पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसके बिना आप कोई भी काम का शुरू नहीं कर सकते थे। अच्छा, अब ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट था 1951 में, इस पे जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था वो क्या बोलता था? इसका मतलब क्या था? सबसे पहले लाइसेंसिंग किस किस के लिए लगती थी? सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्री। अगर मुझे कोई न्यू इंडस्ट्री लगानी है तो भी मेरे को क्या लगेगा? लाइसेंस लगेगा। अच्छा, अगर मुझे मेरी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, मैं काम कर रहा हूँ, उसको अगर एक्सपांड करना है तो भी मुझे क्या लगेगा बेटा? लाइसेंस लेना जरूरी है। ठीक है। और तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं जूता बना रहा हूँ, मेरे को जूते से बैग्स बनाना है,
तो जूते से बैग्स बनाना है तो मुझे इसके लिए भी लाइसेंस लगेगा, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो लाइसेंस 3 चीज़ों के लिए लगता था, किस किस के लिए? सबसे पहला न्यू इंडस्ट्री को अगर सेटअप करना है तो लाइसेंस लगेगा, और एक्सपांशन करना है किसका? एग्जिस्टिंग बिजनेस जो उसको अगर एक्सपांड करना है तो भी क्या लगेगा? लाइसेंस लगेगा। और अगर मेरे प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है, जूता बना रहा, जूते से अगर बैग्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना जरूरी है। बट इस ये लाइसेंस से क्या होता था, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर चीज़ के लिए मुझे लाइसेंस लेना है, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरे को गवर्नमेंट के पास में जाना पड़ेगा। भैया मेरे को धंधा बड़ा करना है तो गवर्नमेंट के पास में जाओ, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है तो गवर्नमेंट के पास में जाओ। तो जितना ग्रो होना चाहिए था इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना ग्रो नहीं हो पा रहा था इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट रीड करेंगे एक बार। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, क्या लिखा हुआ है देखो, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी न्यू इंडस्ट्री आ सकती थी क्या? नहीं। सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ईजियर फॉर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। SEZ सुना हुआ तुम लोगों ने? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह कुछ होता है, SEZ करके कुछ सुना है? नहीं सुना है? सेज, मिहान सेज है, पता है तुम लोगों को? मिहान में मिहान प्रोजेक्ट पता है तुम लोग किस तरीके से आया था करके? एक पर्टिकुलर एरिया में सारी फैसिलिटी, हाँ, एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे अभी अपने यहाँ पे मिहान है तो मिहान में सारी इंडस्ट्रीज आने वाली, ऐसा बोलते थे। यस, तो वो पर्टिकुलर एरिया को अपन बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब वहाँ पर अगर कोई भी कंपनी आती है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आता है तो उनको टैरिफ्स कैसे लगेंगे? कम लगेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के जो पैसा लगेगा कम लगेगा, टैक्सेस कैसे लगेंगे? कम लगेंगे। ये सारी चीज़ों का जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब देखो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान थी जो कहाँ पर काम कर रहे थे बेटा? एस्टैब्लिश इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया मतलब रूरल एरियाज वगैरह। अब गवर्नमेंट क्या चाहती थी? इक्विटी लेके आना चाहती थी। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ शहरों में अगर इंडस्ट्रीज लगाऊंगा तो वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, वहाँ के लोगों को सब कुछ मिलेगा। अगर बोलता हूँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में जाके काम करता हूँ या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाता हूँ तो क्या होगा? गांव के लोगों को भी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? एग्रीकल्चर से लोग हटेंगे, कहाँ पर आएंगे? इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट का भी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बढ़ते चले जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का रूल लेके आया था। लास्ट वाला, लाइसेंस वॉज नीडेड टू एक्सपांड आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन इवन फॉर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। क्लियर है? इतना समझ में आया? इतना ठीक है। तो लाइसेंसिंग हमें लग रही थी न्यू इंडस्ट्री सेटअप करना है तो लाइसेंसिंग लग रही थी, एक्सपांड करना है तो लाइसेंसिंग था, और डाइवर्सिफाई करना है तो भी। कोई भी न्यू इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस मिल जाता था क्या? नहीं, आसानी से नहीं मिलता था। लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में लाइसेंस मिलना आसान था। ठीक है, श्योर। अब आ जाते हैं हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब क्या होती है? MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मिनी एंटरप्राइजेस ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। आप लोगों ने लिज्जत पापड़ वगैरह है कभी? है ऐसे? हाँ, अच्छा, तारक मेहता देखा? हाँ, तारक मेहता में जैसे वो जो माधवी है वो घर में अचार बनाती है ना, अचार पापड़ बनाती है, यस नो? वैसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसी होती है? छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर मशीन्स का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहती है इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट। लिमिट वाज चेंज फ्रॉम रुपीज 5 लाख टू 1 करोड़। इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है बेटा? 5 लाख रुपए। उस समय पे 5 लाख था। अब अगर मुझे कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पता करनी है तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसके एसेट्स पे वो 1 करोड़ के नीचे रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 करोड़ के नीचे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 1 करोड़ के ऊपर है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा क्या? नहीं आएगा। अभी मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसके लिए काम में आती थी या क्यों काम में आती थी? क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज में तो कुछ लोग काम कर पाएंगे, लेकिन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में भी तो लोग काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बड़ी इंडस्ट्रीज में मेनली काम कौन से इससे होगा? मशीन से होगा। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम किससे होगा? लेबर से होगा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जाएगी, है ना? और प्रोग्रेस जो है या प्रमोशन ऑफ इकोनॉमी जो होगा वो सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज से हो पाएगा क्या? छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को भी तो अपना रोल प्ले करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस, नो, बराबर है। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो कब सेटअप हुई थी बेटा? सेटअप इन 1955। किसने सेटअप करी थी? कार्वे कमेटी। किसने सेटअप किया था बेटा? कार्वे कमेटी। ये आता है, एक मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे।
तो कब सेटअप किया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? 1955 अंडर द लीडरशिप ऑफ कार्वे कमेटी। बराबर है, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम लोगों ने बात करी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था बेटा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एक बार रीड करो क्या लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव। पढ़ा क्या बोला है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव एज कंपेयर टू द लार्ज इंडस्ट्रीज। यहाँ पर लेबर का काम कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द लार्ज इंडस्ट्रीज। आफ्टर एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर था वो कौन सी थी? कौन सी इंडस्ट्री थी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। दूसरा, SSI प्रमोट्स द इक्विटी। इक्विटी कैसे बेटा? SSI requires less amount of capital as compared to big industries. It helps in diversifying the power of economy in the multiple hands. मतलब अभी सिर्फ बड़े लोग काम कर रहे हैं क्या इंडस्ट्रीज में? नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू छोटे छोटे लोग भी जो जिनकी कम क्या बोल सकते हैं इनकम है, जिनकी कम ताकत है, वो लोग भी इंडस्ट्री सेटअप करते चले जा रहे थे, जो आगे चल के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बड़ी इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। और लास्ट वाला, इट नीड्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिग फर्म्स। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है तो गवर्नमेंट को कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के ऊपर रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लेते फॉर एग्जांपल एक छोटी कंपनी और एक बड़ी कंपनी, छोटा कंपनी जूता बना रही है, बड़ा कंपनी जूता बना रही है, जूता ज़्यादा बेटर किसका बनेगा? क्योंकि उसके इसमें टेक्नोलॉजी कैसी है? अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी है, मशीन्स कैसी है? एडवांस मशीन्स है। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले हैं उनके इसमें मशीन्स उतनी अच्छी है क्या? नहीं। आउटपुट भी धीरे धीरे बनेगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, बराबर है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया अगर तुमको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर प्रमोट करना है तो किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं हम लोग? कुछ प्रोडक्ट्स का रिजर्वेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब हाँ, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल। बड़े इंडस्ट्रीज बना सकती है क्या? नहीं। अच्छा, अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन से प्रोडक्ट्स बना सकती है? जो उनकी कैपेबिलिटी के अंदर है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर घड़ी बना सकती है तो बड़ी इंडस्ट्री घड़ी नहीं बनाएगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर टीवी बना सकती है तो बड़ी इंडस्ट्री टीवी नहीं बनाएगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर जूता बना सकती है तो बड़ी इंडस्ट्री जूता नहीं बनाएगी। दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी, बचे हुए बाकी जो प्रोडक्ट्स थे वो बिग इंडस्ट्रीज बना सकती थी। एक बार रीड करो उसको। सेकेंड वाला जो पॉइंट दिया हुआ नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बिग फ्रॉम बिग फर्म्स, वो रीड करो एक बार। पढ़ा? पढ़ा? अब इसी के साथ साथ में क्या हुआ था ना कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ वेरियस कंसेशंस भी दिए थे। अब ये कंसेशंस क्यों दिए हुए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और किस तरीके के कंसेशंस थे? जैसे अपना हम लोग बोलेंगे कि एक्साइज ड्यूटी जो थी वो बहुत कम कर दी थी, बैंक लोन्स जो थे वो बहुत लोअर रेट्स पे दिए जाते थे ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपने इनिशियल स्टेजेस पे ग्रो करते चले। इससे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन करने के ऊपर फोकस्ड रहेंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी में क्या होते चली जाए? बढ़ती चली जाए। ठीक है, क्लियर है इतना? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री समझ में आया क्या होता है करके? ठीक है, किसने सेटअप किया था? कार्वे कमेटी। कब सेटअप किया गया था? 1955। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलूँगा? जिसका इन्वेस्टमेंट जो है एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है हम लोगों ने? 5 लाख। अभी उसका वैल्यू कितना चेंज हो गया है? 1 करोड़। तब उस समय कितना था बेटा? 5 लाख। अब कितना हो गया है? 1 करोड़। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, मेनली किस लिए काम में आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्योंकि ज़्यादा क्या है ये बेटा? कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव? लेबर इंटेंसिव। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरा, ये चीज़ करने के लिए क्या किया था गवर्नमेंट ने? प्रोटेक्शन दिया था। प्रोटेक्शन में सबसे पहला क्या किया था? प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया था, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और दूसरा क्या किया था?
कंसेशंस दिए थे, वेरियस कंसेशंस जैसे कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया। क्लियर है इतना? ठीक है, एक 10 मिनट का टॉपिक है, कर लूँ कंप्लीट? मंडे तक खिंच जाएगा नहीं तो ये। क्या बोलते हो, करेंगे कंप्लीट? एक छोटा सा टॉपिक है 5-7 मिनट का। चलो, अब लास्ट जो है वो था फॉरेन ट्रेड। अच्छा, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड के बारे में क्या पढ़ा था? हम लोग कौन थे? इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, बराबर है। अच्छा, हमारा मेनली ट्रेड किसके साथ होता था? ब्रिटेन, 50% से ज़्यादा ब्रिटेन के साथ, बाकी चाइना, श्रीलंका, ये याद है पक्का? ठीक है, अब ये इसी से रिलेटेड अपने को क्या करना है, ये चीज़ को ठीक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया वो समझना है अपने को। तो फॉरेन ट्रेड को किस तरीके से बेहतर किया गवर्नमेंट ने वो समझते हैं। तो फॉरेन ट्रेड इंक्लूड्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स, बराबर है, ठीक है। अच्छा, इन ऑर्डर टू बी सेल्फ सफिशिएंट, अभी हमारा 4 गोल्स थे। जेम्स में सबसे आखिरी वाला क्या था बेटा? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनना। अच्छा, अब आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा, फॉरेन ट्रेड को ग्रो करना पड़ेगा। तो फॉरेन ट्रेड को ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट ज़्यादा करने पड़ेगा या कम करने पड़ेंगे? सेल्फ रिलायंट बनना है तो हमें इंपोर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे? इंपोर्ट्स कम करने पड़ेंगे और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एज वेल एज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना पड़ेगा कि भैया आप अपने प्रोडक्ट्स को बनाइए, बना के कहाँ पर बेचिए? बाहर के मार्केट्स में बेचिए। अब मान लेते हैं हमारे यहाँ से अगर बाहर से माल आ रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा या नहीं रोकना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रैटेजी लेके आए जिसको बोला इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। क्या बोला बेटा? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, जिसको हमने बोला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला बेटा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट कर देना। सुना है वर्ड सब्स्टिट्यूट कर देना? क्या मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कर देने का? इंटरचेंज कर देना। तो अब हम लोगों ने वर्ड क्या बोला, क्या स्ट्रैटेजी थी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब हम लोग क्या कर रहे थे? इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे थे। किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे? डोमेस्टिक गुड्स से। किससे बेटा? फॉर एग्जांपल मैं बाहर से कार मंगवाता हूँ, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट्स। अब मैं इसी इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। किससे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? होम ग्रोन ब्रांड से। अगर मुझे बाहर से कार मंगवानी है तो मैं बाहर से कार मंगवाऊंगा क्या? नहीं। कहाँ पर कार उगाऊंगा बोलता, कहाँ पर कार बनाऊंगा? इंडिया में कार बनाऊंगा। तो बस वही चीज़ बोली है। देखो क्या बोला हुआ है, इन ऑर्डर टू बी, पढ़ो यहाँ पर, रीड करो। इन ऑर्डर टू बी सेल्फ सफिशिएंट इंडिया फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो नोन एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखो क्या लिखा हुआ है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर हम कार बाहर से लेके आ रहे थे, हम जीन्स बाहर से लेके आ रहे हैं, जूता बाहर से लेके आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर देंगे? रोक देंगे। और सारी चीज़ें कहाँ पर बनाएंगे बेटा? इंडिया। आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया जो बोलते हैं अभी हम लोग, वही ये स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आगे रीड करेंगे। एग्जाम्पल, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वुड बी encouraged to produce goods in India than importing them, है ना। अच्छा, बेसिक एम क्या था इसके पीछे? क्या एम रहेगा? टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन। अब देखो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आ चुका है, मतलब वहाँ मशीन मेड गुड्स पहले से बन रहा है, यस नो? तो वहाँ पर माल कैसा बनेगा? सस्ता बनेगा। क्वालिटी कैसी रहेगी? अच्छी। अगर हमें अभी ग्रो करना है तो क्या करना पड़ेगा? बाहर का माल रोकना पड़ेगा, तब जाके तो हमारे जो ब्रांड्स हैं उनको क्या करेंगे? हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनको मौका मिलते चले जाएगा, वो ब्रांड्स ग्रो करेंगे, वो प्रोडक्ट्स ग्रो करेंगे, तब जाके वो ब्रांड्स पे कन्वर्ट होते चले जाएंगे, ऐसा बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। बेसिक एम वाज टू प्रमोट एंड ऑल्सो टू, देखो क्या दो चीज़ें, ऑल्सो टू सेव प्रीशियस फॉरेन। अगर हम इंपोर्ट करते तो हमारे पास से क्या जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जाएगा या नहीं जाएगा? भैया हम लोग जो पैसा देंगे, फॉरेन एक्सचेंज मतलब पता है क्या होता है? यस नो? हमारे पास जो डॉलर पड़ा हुआ दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, हमारे पास में जो येन पड़ा हुआ है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या होते चले जाएगा? कम कम होते चले जाएगा। और दूसरा बेटा, अचीविंग द सेल्फ रिलायंस। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए गवर्नमेंट ने दो चीज़ें करी। पहला क्या था? टैरिफ। टैरिफ मतलब क्या होता है? टैरिफ मतलब टैक्सेस। अभी ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे। टैरिफ किसके ऊपर लगाए जाते हैं? इंपोर्ट्स के ऊपर। अगर मैं बाहर से कोई माल मंगवाता हूँ तो उसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे? टैरिफ्स लगा दें। टैरिफ्स मतलब क्या होता है बेटा? एक तरीके टैक्सेस है जो लगाए जाते हैं बाहर के प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि वो प्रोडक्ट क्या हो जाए? महंगा हो जाए। और जैसे वो महंगा हो जाएगा तो प्राइस बढ़ेगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। तो लोग मंगेंगे क्या? नहीं, तो इम्पोर्ट्स वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने वही चीज़ करी, इम्पोर्ट्स को रोकने के लिए इसके ऊपर टैरिफ्स लगाना चालू कर दिया, गुड्स के ऊपर, बाहर जो फॉरेन गुड्स है उसके ऊपर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया था। रीड करो एक बार क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू टैक्सेस लेवाइड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स। अब ये लगाने का एम क्या था? एम फॉर इम्पोजिंग हेवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स वाज टू मेक देम मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे को बाहर से 5,000 का जूता आ रहा है और 2,000 रुपये टैक्सेस लग रहे, टैरिफ लग रहे, तो टोटल जूता कितने का हो गया? पहले कितने का मिलता था? 5,000 का, अब कितने का मिल रहा है? 7,000। तो क्या हो जाएगा? उसका महंगा हो गया, महंगा हो जाएगा तो उसका यूज़ कैसा हो जाएगा? डिस्करेज होगा या नहीं होगा? और सेकंड क्या चीज़ करी थी बेटा इन लोगों ने? कोटास। कोटास मतलब होता है ना कोटा। कोटा सुना है? नहीं सुना है आप लोगों ने? क्या होता है कोटा का मतलब? भले इसका कोटा बहुत है क्यों? क्या होता है कोटा? एक लिमिट। कोटा मतलब क्या हो जाएगा? एक। तो गवर्नमेंट ने क्या करी थी? इंपोर्ट गुड्स, जो भी हम लोग गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर एक कोटा लगा दिया था कि इससे ज़्यादा आप गुड्स नहीं मंगा सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लेते गवर्नमेंट ने बोला कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 10,000 यूनिट मंगा सकते हो, उसके ऊपर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 10,000 यूनिट के ऊपर नहीं मंगा सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार रीड करो। कोटाज रेफर्स टू नॉन टैरिफ बैरियर्स इम्पोज्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, कि आप इससे ज़्यादा माल ना ही मंगवा सकते हो ना ही इससे ज़्यादा माल बेच सकते हो। इट इज़ फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन इंपोर्ट्स ऑफ अ कमोडिटी बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूस। अगर हम सबको ये फॉरेन ट्रेड या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को वर्क करवाना था तो दो चीज़ें गवर्नमेंट ने करी थी। सबसे पहले क्या किया था? टैरिफ्स लगाना, और दूसरा क्या था बेटा? कोटास। टैरिफ्स मतलब क्या होते हैं? टैक्सेस। और कोटास मतलब क्या होता है? एक मैक्सिमम लिमिट कि इससे ज़्यादा आप माल नहीं मंगवा सकते। समझ में आया? ये हो गया आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म।